Hello student, how are you today? I am talk about chapter number 1 reproduction in organisms of class 12. So student please like and subscribe my channel. तो फर्स्टली स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर हम एनसीईआरटी को बेटर समझने वाले हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन क्लियर नहीं है तो आप किसी भी टॉपिक को प्रॉपर वे से नहीं समझ सकते हैं, या फिर आप कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर छोड़ देते हो। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं। इस चैप्टर में दो टॉपिक को डिस्क्राइब किए गए हैं, या दो टॉपिक के बारे में बात की गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर हम आज की वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात की गई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैराग्राफ में बात की गई है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जन्म लिया है तो उसकी डेथ भी निश्चित है। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका बर्थ हुआ है तो इसकी डेथ भी यहाँ पर निश्चित है। ऐसा नहीं कि एक बार इसने जन्म ले लिया तो अब इसको कभी मरना नहीं है, इमॉर्टल है, ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। जो लाइफ स्पेन के बारे में बताया गया है, तो लाइफ स्पेन क्या होता है कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल यानी अमर नहीं है, लेकिन किसको छोड़ के, एक एक्सेप्शन केस है वहाँ पर। एक्सेप्शन केस क्या है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, आपको बायो में बहुत सारे एक्सेप्शन केस मिलते हैं, तो हम यूनिसेलुलर को छोड़ के, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर को या कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको अमर माना जाता है, या कह सकते हैं कि उनकी नेचुरल डेथ कॉज नहीं होती। बिकॉज ऐसा क्यों कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि कोई भी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक 2 पार्ट्स में या सेल का डिवीजन कर लेते हैं। ये मान लेते हैं पेरेंट सेल है, और जहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, तो ये जो दोनों सेल है ये 2 डॉटर सेल जहाँ पर बन जाएगी। सीधी सी बात ये है। दूसरी चीज़ इसमें ये बताया गया है कि हम किसी की साइज़ को देखकर, या जो ऑर्गेनिज्म है और जो ऑर्गेनिज्म है उनकी साइज़ रिलेटेड नहीं होती या रिलेट नहीं करती उनकी लाइफ स्पेन पर। जैसा कि इसमें बताया गया है साइज़ को लेकर, एक पैरेट के बारे में एग्जांपल दिया गया है और एक दिया गया है क्रो के बारे में। पैरेट और क्रो के बारे में, क्रो की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 15 ईयर, और पैरेट की होती है वो होती है 140 ईयर तक हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों का साइज़ देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर दिखाई देते हैं, यानी एक जैसे साइज़ होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो इनकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत डिफरेंट है। 15 ईयर है और ये है 140 ईयर। दूसरी चीज़ में ये बताई गई है कि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, क्यों रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो रिप्रोड्यूस करने का मतलब उसका यही है कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी रखने के लिए रिप्रोड्यूस क्या है, मस्ट है, ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज मोस्ट। चलिए तो देख लेते हैं, हम एक एक लाइन इसकी समझ लेते हैं कि प्रत्येक लाइन एनसीईआरटी की क्या कहती है। देख लेते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही रहता है, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ और टू नेचुरल डेथ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पेन, जन्म से लेके जो नेचुरल डेथ होती है उसी टाइम, जो जितना टाइम पीरियड होता है उसी को उसकी लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको फिगर 1.1 में। यहाँ पे काफ़ी टाइप की जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आपको उनकी लाइफ स्पेन आपको लिखनी है फाइंड आउट करके, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप जो एग्जाम
द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे आपने ये नोट करेंगे जब आप उसको देखोगे फिगर को, कि बहुत से जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो टाइम पीरियड है, जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट है, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो टाइम पीरियड है या लाइफ स्पेन है वो काफ़ी लॉन्ग है, यानी कि उसका तो कुछ दिन ही होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं थाउजेंड्स ईयर तक होते हैं। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म। तो हम इन दोनों बेस पर हम देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग लाइफ स्पेन के ऑर्गेनिज्म के बारे में। यू हैव नोट दैट लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो लाइफ स्पेन है वो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोरिलेटेड नहीं करती विद देयर साइज ऑफ क्रॉ और पैरेट का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप क्रॉ और पैरेट को देखोगे नॉट वेरी डिफरेंट, अगर साइज़ की बेस पर देखोगे तो इनका साइज़ कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो लाइफ स्पेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे ही मैंगो ट्री और पीपल ट्री के बारे में बताया गया है कि जो मैंगो ट्री है वो पीपल ट्री के कंपेयर्ड क्या है, उसका जो लाइफ स्पेन है शॉर्ट है। वॉट एवर जो भी है, वी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल सर्टेनली। तो कह सकते हैं कि जो भी लाइफ स्पेन है वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होती है, और उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ निश्चित है, लेकिन बट नो इंडिविजुअल, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नेचुरल सिंगल सेल को नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा अपने जो हमारे कहने का मतलब है कि प्लांट और एनिमल की जो चीज़ है हमारी अर्थ पर, तो काफ़ी हमारे जो वर्ल्ड में काफ़ी सारे जो प्लांट और एनिमल हैं हैव एक्सटेंड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ, जो काफ़ी सेवरल थाउजेंड्स ईयर तक चलते जा रहे हैं। या कहने का मतलब है यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं जो क्रॉ है, क्रॉ को आप भी देख रहे हो, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी देखा है, आपके जो ग्रैंड फादर हैं उन्होंने भी देखा है, आपकी आने वाली जनरेशन है वो भी देखेगी, जबकि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 15 ईयर तक है। तो फिर ये आगे तक ये किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से इनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात है, देयर इज़ मस्ट वी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कंटिन्यूटी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो सीधी सी बात हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो कंटिन्यूटी होती है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होती है। समटाइम दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपनी जो जनरेशन है उसको आगे कंटिन्यूटी कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आपको ये फिगर दिया है जिसमें आपको एलिफेंट का लाइफ स्पेन फिल नहीं है, तो आप नोट कर सकते हैं एलिफेंट की जो होती है वो 60 से 90 ईयर होती है। रोज़ की अगर हम बात करें तो 5 से 7 ईयर होती है, 5 से 7 ईयर। इसके अलावा अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग की होती है 20 से 30 ईयर। बटरफ्लाई ऑलरेडी गिवन है 1 से 2 वीक। क्रॉस में ऑलरेडी गिवन है 15 ईयर। अगर हम बनाना ट्री की बात करें तो वो होती है 25 ईयर। अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ की होती है 20 से 25 ईयर। पैरट की ऑलरेडी गिवन है 140 ईयर। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 ईयर। अगर हम हॉर्स की बात करें तो इसकी भी होती है 60 ईयर। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पेन होती है ओनली 30 डेज। इसके अलावा राइस प्लांट की आपको पता ही होगा, ये होता है 3 से 4 मंथ। इसके अलावा टर्टोइज की बात करें तो 100 से 150 ईयर, काफ़ी लंबा होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको 200 ईयर बनियान ट्री का। तो ये तो गाइस थे लाइफ स्पेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी की शॉर्ट होती है किसी की लॉन्ग होती है, तो वही आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर
फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स है जो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसमें इन्वॉल्व होंगे मेल और फीमेल, मदर या फादर। इसकी आने वाली जो प्रोजनी है, या कह सकते हैं इसकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, इन दोनों की जो करेक्टर है वो इसमें ट्रांसफ़र होंगे। जो करेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इस चीज़ के बारे में बताया गया है इसमें। दूसरा इसमें किस टॉपिक के बारे में बात की गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्स मतलब रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मेल फीमेल अपोजिट सेक्स के, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इस पैराग्राफ को भी। रिप्रोडक्शन क्या है, एक मतलब डिफाइन किया गया है इसको एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है कि गिव राइज यानी यंग वंस को जन्म दिया जाता है, जो क्या होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। इट मीन्स कहने का मतलब है कि सिमिलर होते हैं, ना कि आइडेंटिकल। आपको आइडेंटिकल भी वर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो बोथ आर डिफरेंट वर्ड। बिकॉज अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन जहाँ पे केवल रिप्रोडक्शन बोला गया है तो इसमें बताया गया कि 2 पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे अगर किसी यंग वंस को जन्म देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें सिमिलर होंगे। जैसे हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे हो सकते हैं, ना कि एग्जैक्ट कॉपी हो सकते पेरेंट्स के जैसे। एग्जैक्ट कॉपी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर मदर के और फादर के दोनों के जीन आ रहे हैं जो 50-50% होते हैं। तो 50-50% ही वहाँ से हमें करेक्टर मिलेंगे और उनके जैसे हम 50% दिखेंगे, ना कि 100% दिखेंगे, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, द ऑफस्प्रिंग, जब कोई ऑफस्प्रिंग है जो क्या करता है, ग्रो करता है, मैच्योर, और उसके बाद वो टर्न होता है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स क्या है कि वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। दस देयर जो ये जो साइकिल होती है, बर्थ, ग्रोथ और डेथ, इसी को ही लाइफ स्पेन के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीच। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इनेबल होती है या कैपेबल होता है, जो क्या करता है, स्पीच की कंटिन्यूटी बनाए रखता है, कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आप चैप्टर 5 में आप पढ़ोगे आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेकंड यूनिट, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, वो किस तरीके से वेरिएशन क्रिएट करती है, और इनहेरिटेंस जो चाइल्ड में जो पेरेंट्स के करेक्टर है वो कैसे जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। आपने हमारे जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखी होगी। काफ़ी सारी डाइवर्सिटी का मतलब कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है, कोई हायर ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीपल एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो ये कहने का मतलब है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन आती है, और जिसके थ्रू क्या होती है, हायर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं इवोल्यूशन के थ्रू। द ऑर्गेनिज्म, और इसकी ये भी डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, जैसे कि हैप्लॉइड बॉडी है, डिप्लॉइड बॉडी है, ये भी, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। इस फैक्टर्स होते हैं जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ अ पार्टिसिपेट। अब इसके अलावा इसमें ये बोला गया है कि डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेट ऑफ वन, कि एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बेस पर रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, कहने का मतलब है कि जहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही वहाँ पर कोई भी फ्यूजन होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं होगा, ना जाइगोट बनेगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो गैमेट होते हैं मेल के और फीमेल के, वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे,
फ्यूजन करने के बाद वहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा। यानी ये सारी प्रोसेस होती है। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि जहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल्स पेरेंट्स इज कैपेबल प्रोड्यूस। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल सेल का जो पेरेंट्स होता है इंडिविजुअली यानी खुद ही एक जो क्या करता है, कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। एज आ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उनसे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल ही नहीं, वो कह रहा है कि वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पेरेंट्स है वैसे ही उनकी ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिलेगी। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। क्या जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होगी या डिफरेंट होगी। और इसलिए बात है कि एक ही इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग है, ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो उसके जो जीन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के जाएंगे उसमें, तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो जेनेटिकली भी क्या होगी, जेनेटिकली भी वहाँ पर आइडेंटिकल। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जेनेटिकल भी आइडेंटिकल होगी और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस टर्म को क्लोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल दोनों तरीके से वो सिमिलर होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और किस चीज़ के बारे में बात की गई है। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने ग्रुप में ये बटा हुआ है या कितने तरीके से ये फैला हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि कैसे इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो कितने टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल, तो पता ही चल गया आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट और एनिमल जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 किंगडम्स के बारे में बात की गई है, प्रोटिस्ट और मोनेरंस। प्रोटिस्ट किंगडम और मोनेरंस किंगडम, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन अगर प्रोटिस्ट की बात करें तो ये होते हैं यूकेरियोट्स होते हैं, और अगर हम मोनेरंस की बात करें तो ये होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। तो 2 ही टाइप की सेल होती है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो आपने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा होगा +1 क्लास में, तो वहाँ पे आपके इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड किया गया था पहले सेल के बेस पर किया गया था, फिर जो यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे वहाँ भी डिफरेंट देखने के लिए मिला था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूकेरियोट्स में यूनिसेलुलर आपके प्रोटिस्टा आ जाएंगे, और फिर मल्टी सेलुलर को भी डिवाइड कर दिया गया था विदाउट सेल वॉल और विद सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में आपकी फंजाई और प्लांट्स आ जाएंगे, और विदाउट सेल वॉल में आपके एनिमल आ जाएंगे। तो विदाउट सेल वॉल को भी डिवाइड किया गया था फोटोसिंथेसिस परफॉर्म में, तो ये आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट्स सेल डिवीजन इनटू टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मान लेते हैं कि ये कोई पेरेंट सेल है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, और न्यू इंडिविजुअल वो वहाँ पर बना लेगा। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ सेल डिवीज़न के यहाँ पर टाइप हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। सेल डिवीज़न के यहाँ पर कुछ मोड हैं जिसके कारण क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किन में, एनिमल में। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे एनिमल की, एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये बाइनरी फ्यूजन,
बाइनरी का मतलब होता है कि दो भाग में, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। कोई भी जो इंडिविजुअल इट मीन्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, वो क्या है, अपनी सेल को टू पार्ट्स में बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो वहाँ बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसके अलावा बर्ड क्या होता है, जैसे कोई ये पेरेंट सेल है, यहाँ से एक बर्ड निकलती है और वो इससे अटैच रहती है। जैसे ही वो मैच्योर होती है तो वो अपेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है और वो इंडिविजुअल ग्रो कर जाती है। तो ये तो होता है बर्डिंग के थ्रू। दूसरा होता है जोस्पोर, जो एल्गी में देखने के लिए मिलेगा आपको। ये क्या होते हैं, मोटाइल होती हैं। मोटाइल इट मीन्स ये मूव कर सकती हैं। तो इस तरीके से एक लेयर होती है या सेल होती है जिसके अंदर जोस्पोर हैं, यहाँ पर बनते हैं और जो मोटाइल होते हैं इस तरीके से। बाद में जाके क्या है, जब ये ब्रस्ट होती है तो ये बाहर सेपरेट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि ये फ्री हो जाते हैं और वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा कॉनिडिया जैसे बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बर्ड है, तो ऐसे ही इसी के ऊपर से और भी जो बर्ड है वो जुड़ी होती हैं, जो क्या होती हैं, कॉनिडिया होती हैं, जो सेपरेट होकर अपने आप को न्यू इंडिविजुअल ग्रो करा लेती हैं। ठीक है। इसके अलावा है जेमिलस भी जैसे मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन ये भी अमीबा में देखने के लिए मिलेगा। मल्टीपल फिजन में क्या है कि जो अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है कि जब उसकी सेल डिवाइड होती है, वैसे अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू भी डिवाइड करता है। मल्टीपल फिजन में तब करेगा जब उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाएगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में तो वो एक लेयर बना लेगा, हार्ड कवरिंग, और जिसको सिस्ट बोलते हैं, तो वो अपनी सेल को इसके अंदर डिवाइड करता रहेगा। जब वो फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो ये ब्रस्ट करेंगे और काफ़ी सारे यहाँ से इंडिविजुअल अमीबा ग्रो करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही जेमुलस में भी ऐसी है स्पंज, वो भी इसी तरीके से ग्रो करता है। तो इसको क्लीन कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें और क्या बताया गया है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है, फिर मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, जिसमें क्या होगा, जो सेल है टू हेवल्स यानी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, रेपिडली ग्रो करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडल्ट में। ये किस में देखने के लिए मिलेगा आपको, अमीबा और पैरामीशियम में। ऐसे अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में सेल डिवीजन अनइक्वल होगा। अनइक्वल किसके थ्रू होगा, स्मॉल बर्ड निकलेगी, जो क्या है, जो पेरेंट सेल्स से छोटी होगी। ठीक है। और प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच, कुछ समय तक वो अटैच रहेगी इनिशियली टू द पेरेंट्स। जब वो थोड़ी मैच्योर्ड हो जाएगी, ठीक है, मैच्योर नहीं होगी तब तक वो पेरेंट्स ऐसे ऐड रहेगी, और मैच्योर होने के बाद वो सेपरेट होकर एक न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बन जाएगा। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें, सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी की हम बात करें, एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है, जोस्पोर होता है। जोस्पोर के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करती है। दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जो मोटाइल होता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर कॉनिडिया, जो पेनिसिलियम में मिलेगा, बर्ड जो हाइड्रा मिलेगा, जिम्नस जो स्पंज में मिलेगा। इसमें गाइस एक चीज़ 2-3 लाइन यहाँ से मिस है, वो मैं आपको बता देती हूँ मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि अमीबा में देखने के लिए मिलेगा मल्टीपल फिजन। इस मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो अमीबा है जब अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो एक हार्ड कवरिंग बना लेगा 3 लेयर की। ये जो होगी वो कितने की होगी, 3 लेयर्ड की होगी हार्ड कवरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। हार्ड कवरिंग 3 लेयर की बना लेगा जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। तो इस फिनोमेन को या फिर इस जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, एनसिस्टेशंस के नाम से, एनसिस्टेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो अमीबा ने अपनी बॉडी या एक
सीटोपोडिया बनाता है। पहले सीटोपोडिया ग्रो करेगा, सीटोपोडिया सीक्रेट करेगा, वहाँ पर 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाएगा जिसको सिस्ट कहेंगे, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, एनसिस्टेशंस। जब ये वहाँ पर क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा, यानी अमीबा अपने आप को डिवाइड करता रहेगा और उसके बाद क्या होगा, काफ़ी सारे अमीबा वहाँ पर बन जाएंगे, और उसके बाद जब वो सिस्ट वॉल है ब्रस्ट होगी तो वहाँ से स्पोर जर्मिनेट होंगे। ये जो आसपास हैं वो क्या है, लिबरेट होंगे, फैल जाएंगे, और उसके बाद जो अमीबा है, यानी काफ़ी सारे अमीबा वहाँ पर क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो इस फिनोमेनन को, जब अमीबा की जो लेयर है, इसने जो हार्ड कवरिंग लेयर बनाई है, जब वो रेस्ट होगी, इसके बाद जब वहाँ से अमीबा प्रोड्यूस होंगे तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन। उस घटना को बोलेंगे हम स्पोरुलेशन। जो यहाँ से मिसिंग हो रखी कुछ लाइनें, ठीक है, शायद आपकी एनसीईआरटी में गिवन होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो था एनिमल में, ये हमने जो देखा था वो एनिमल में देखा था। ये डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अमीबा के बारे में बताया गया। अमीबा क्या है कि यहाँ से ये पेरेंट सेल है, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर ये सेल डिवाइड होगा, और ये टू डॉटर सेल यानी 2 इंडिविजुअल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ही जहाँ पे ये बर्डिंग के थ्रू होगा, जो बर्डिंग के थ्रू ये जो बर्ड निकल रही है, बर्ड क्या है कि ये अनइक्वल डिवाइड हो रही है, पेरेंट सेल्स यहाँ पे बड़ी है, और ये जो न्यू सेल जो डिवाइड हो रही है वो कैसे है, छोटी है। तो इस तरीके से अनइक्वली डिवाइड होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये एल्गी के बारे में, ये जोस्पोर है, कॉनिडिया पेनिसिलियम में, ठीक है। यहाँ पर ये भी बर्ड के थ्रू होता है, हाइड्रा, ये बर्डिंग निकलती है यहाँ से। ये आपका स्पंज में हो रहा है, जिमिलस के थ्रू, ये था। इसके अलावा अब हम देखेंगे गाइस यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे अभी तक हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बट यहाँ पे वेजिटेटिव वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं, और एनिमल में जो होता है वो पढ़ते हैं हम किसके नाम से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से। चलिए गाइस देख लेते हैं पहले हम यहाँ पर। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में क्लास 11 में पढ़ा होगा। वहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या ये भी एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? बिल्कुल है। इन टर्म क्लोन एप्लीकेबल ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या ये भी जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एनिमल थे वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके क्लोन होते हैं, क्या ये भी इनमें भी ऐसा होता है? वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड unambiguously in plants, the term vegetative रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंटली यूज। सीधी सी बात है, वो यही कहना चाह रहा है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज हम कर रहे थे एनिमल में, ऐसे ही यहाँ पे हम वेजिटेटिव का यूज कर रहे हैं किसमें, प्लांट में, ठीक है। इन प्लांट द यूनिट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, जैसे वहाँ पर हम पढ़ के आए थे एनिमल में बर्ड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, जिबुलस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, जोस्पोर के थ्रू हो रहा था। तो वो क्या थे, एक तरीके से मतलब एक यूनिट थी या टाइप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल में। ऐसे ही यहाँ पे प्लांट में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लांट पे यूनिट्स है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कौन सी है, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। तो जिसके थ्रू क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ये सभी कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को गिव राइज या बर्थ देने के लिए। द स्ट्रक्चर आर, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपेगुलस बोलते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे। लेकिन ये प्लांट में हो रहा है इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं।
तो इसके डायग्राम भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ये पोटैटो को। जैसे पोटैटो में यहाँ पर क्या है कि यहाँ कुछ नोड्स होते हैं, इस तरीके से नोड होते हैं, आई वर्ड होती हैं, जो क्या है कैपेबल होती है जर्मिनेट के लिए, जहाँ से ये जर्मिनेट करता है। इस तरीके से जिंजर में ये नोड हैं, जो ये इस तरीके से ये जो लाइनिंग बन रही है इसको बोलते हैं नोड्स, ये लिखा है, ठीक है। और इनके बीच का ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं हम इंटरनोड, इसको बोलेंगे हम इंटरनोड। तो ये जो नोड्स होते हैं ये जहाँ से कैपेबल होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। इसमें कुछ एडवांटेजियस रूट्स होती हैं, जिसके थ्रू क्या है ये या कह सकती है कि वहाँ से ये रूट्स निकलती हैं और वो ग्रो कर पाते हैं वहाँ से। इस तरीके से ये लीव्स है इसकी, ये क्या है साइड से यहाँ से इसकी कुछ बर्ड निकलती हैं। बर्ड निकलने के बाद वो क्या है अपने आप को ग्रो कर पाता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम की जो ये लीफ है। इसके अलावा जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये डायग्राम एगेव का बुलविल, ये इस तरीके से यहाँ भी ये वर्डिंग सी होती है, जिसके कारण क्या होता है ये अपने आप को ग्रो कर पाता है। इसके अलावा वाटर हाइजिन, ये ग्रास होती है एक तरीके से। जैसे मान लेते कि ये कोई ग्रास है, इस तरीके से यहाँ ग्रो कर रही है और जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ से भी दोबारा ग्रो कर देगी। यानी ये क्या है एक रनिंग कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अपने आप को ग्रो करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टोरी के बेस पर एक बताया गया है जो वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया गया है। वाटर हाइसिंथ क्या है कि एक तरीके से ये एक्वेटिक प्लांट है और इनवेसिव वीड्स है। इनवेसिव वीड्स से मतलब ये जो ग्रास होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, बेकार की होती है। तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि इसकी जो लीव्स है सुंदर होती हैं, शेप अच्छी होती है, फ्लावर्स इसके ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जब इसको देखा गया कि अपने आप को इतनी तेज़ी से इतनी रैपिडली ग्रो करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कि ये वाटर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में इसको ग्रो कराया गया तो वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो करेगी इस तरीके से पूरा वाटर की जो अपर लेयर है उसको क्या कर लेगी ये कवर कर लेगी। तो वाटर में ऑक्सीजन पास नहीं होगी और जो वाटर में जो ऑक्सीजन पहले से डिजॉल्व है उसको ये एब्जॉर्व कर लेगी। तो उसमें जो रहने वाली जो फिशेज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वहाँ पर डेथ हो जाएगी, यानी कि जो फिशेज़ है वो मर जाएंगी। तो इसलिए इस प्लांट को किसके नाम से जाना गया, टेरर ऑफ बंगाल, यानी इसको बंगाल का आतंक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो वही चीज़ है, यू हैव मस्ट हैव हियर्ड अबाउट स्कॉर्स, यानी आपने इस स्कॉर्स एक आफत के बारे में सुना ही होगा कि जो वाटर बॉडीज़ होती है अबाउट टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी इसको जानते हैं। दिस इज़ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है कि एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ जिसको कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड्स। एक इन्वेंसिव वीड्स है जो क्या करती है, फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, मतलब स्टैंडिंग वाटर जहाँ भी कहीं भी कोई पानी ठहरा हुआ है वहाँ पर अपने आप को ग्रो कर लेती है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर लीड ऑफ डेथ ऑफ फिशेज, वहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करती है और उसमें रहने वाली जो फिशेज है वो उनकी डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो मर जाएंगी वहाँ से। यू हैव लर्न अबाउट, इसके बारे में और ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 13-14 चैप्टर में लास्ट यूनिट में दिया गया है, वहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इट इंटरेस्टिंग टू नो दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस, आपको ये जानने में इंटरेस्ट होगी कि इसको इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों लाया गया था, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं, शेप भी इसकी लीफ की जो शेप है वो अच्छी होती है, इसलिए इसको ग्रो कराया गया। लेकिन ये क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ये काफ़ी तेज़ी से इसका जो फीमेल रेट है स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडीज में फैल जाता है और शॉर्ट टाइम बहुत कम टाइम पीरियड में अपने आप को ये ग्रो कर लेती है। जो क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है उनके लिए काफ़ी ये डिफ़िकल्ट हो सकती है।
इसके अलावा ये देखते हैं, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक, यानी इट मीन्स कहने का मतलब है कि आप पहले पढ़ चुके होंगे या अभी आपने इसके बारे में जाना कि किस तरीके से पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंगर, डेलिया ये कल्टीवेट होती है, कैसे ग्रो होती है। जैसे मैंने आपको बताया ये पोटैटो है, यहाँ पे आई वर्ड्स होती हैं जहाँ से ये क्या करती है, अपने आप को ग्रो कराती है। इस तरीके से ऐसी जिंजर है, जिंजर में क्या होती है, वहाँ से कुछ एडवांसियस रूट्स हैं वो निकलती हैं, ग्रो करती हैं, जिसके कारण वो अपने आप को ग्रो करा सकता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्ज, आपने सुना होगा कि जो छोटे प्लांट है वो किस तरीके से इमर्जिंग यानी निकलते हैं फ्रॉम द वर्ड्स, वहाँ से जो वर्ड के थ्रू ग्रो करते हैं, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर पोटैटो, फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in plants listed above, you will notice they invariably arise from the nodes present in modified stem of these प्लांट्स। कहने का मतलब है कि ये जो प्लांट हैं, जो प्लांटिंग जो की जा रही है, जहाँ से जो प्लांट ए सेक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल सिंपल सी बात है, अब इसकी बात है कि वो एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक ही प्लांट से वो ग्रो कर रहा है, एक प्लांट की सेल्स वहाँ से डिवाइड कर रही हैं, तो इनवेरिएबल भी होगा, वहाँ पे कोई वेरिएबल देखने के लिए नहीं मिलेगा, या किसी स्टेम के थ्रू वो मॉडिफाइड हो रही है, वहाँ पे प्लांट स्टेम मॉडिफाइड होकर प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है। व्हेन द नोट्स कम इन कंटेक्ट विद डैम्प सॉइल, जब आपने देखा होगा कि कोई भी जो नोड है वो किसके कंटेक्ट में आएगा, सॉइल और वाटर के, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट्स, तो वहाँ से कुछ रूट्स निकलने लगेगी या और न्यू प्लांट बनेगा। सिमिलरली adventitious words arise from the notches present at margin to leaves of bryophyta। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ बर्ड के थ्रू, कुछ रूट के थ्रू, नोचेस के थ्रू, और जो लीव्स है, ब्रायोफाइटा लीव्स भी इस तरीके से वहाँ पे ग्रो करती है। दिस एबिलिटी इज फुल एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर, जो गार्डनर फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा के प्लांट्स को वो वहाँ पर ग्रो कराते हैं फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट। It is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction is organisms that have a relatively simple organism। तो आपने देखा होगा मतलब यहाँ पे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, सिंगल पेरेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो आसानी से जो फार्मर है वो उसको ग्रो करा सकते हैं, उनको कहीं अदर पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती जिससे कि वो सर्च करें उनको ग्रो कराने के लिए। सिंगल सेल ही या सिंगल प्लांट ही अपने आप को ग्रो करा लेता है यहाँ पर, जैसे एल्गी, फंजाई कुछ। लेकिन यहाँ पे कुछ एल्गी फंजाई की बात की जाए, वो शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द वन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो जो फंजाई और एल्गी है वो शिफ्ट कर जाते हैं किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्स तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी से क्या आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ पर किसी भी तरीके से एडवर्स कंडीशन या जो भी है कंडीशन रीजन्स रहे हैं जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एडवर्स कंडीशन में जो क्या है, कुछ फंजाई और एल्गी है वो टर्न हो जाती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। किस तरीके से ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये इन ऑर्गेनिज्म को ये सर्वाइव कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एल्गी है, उसने ये रिप्रोड्यूस हुई और किसी कारणवश क्या हुआ, यहाँ पर एक प्लांट, दो प्लांट, ये एल्गी है वो मर गई, तो वहाँ पर कुछ एक या दो तो वहाँ पर बचेगी, वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगी। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटर होता है कि वो किसी न किसी
तरीके से अपने आप को वो सर्वाइव कर पाते हैं, और जब वो सर्वाइव कर जाते हैं तो वहाँ वेरिएशन आती है तो वहाँ पे इवोल्यूशन होता है। Why the sexual reproductions favored under such conditions? Asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On other hand, तो सीधी सी बात है कि जो हायर प्लांट्स में जो इसी कारण से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने के लिए मिलेगा। ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। ऐसी हायर जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।